जिस तरीके से कांग्रेस हर जगह हमलावर है इस बार, और विपक्ष पूरा, कल्याण बनर्जी ने भी कहा था उस दिन जब बहस कर चल रही थी कि अभी लेकर के आओ 50% महिलाओं के लिए कर दो। आज मैं एक वीडियो देख रहा था पुराना शरद यादव जी का, वो कह रहे थे कि 100% कर दो, दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं को शामिल करो और 100% आरक्षण करो। बाकी लोग कह ही रहे हैं, पंचायतों में लागू है, कहीं 50% है, कहीं 33% है, कहीं, लेकिन लगभग 21-22 राज्यों की पंचायतों में महिला आरक्षण लागू है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा ड्रामा है, ये ऐसा लग रहा है कि इसको कहते हैं बूमरैंग कर देना शायद अंग्रेजी में, या पलट करके लौट आना। अब मोदी जी को ही भारी पड़े। उधर जो है ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, हालांकि चुनाव आयोग कुछ करेगा नहीं। क्या कहेंगे विनय भाई, क्या मोदी जी घिर गए अपने ही बनाए चक्रव्यूह में, या मोदी जी इसको तोड़ करके निकल जाएंगे? तमिलनाडु में इसका क्या असर पड़ेगा? धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, जहाँ तक वो चक्रव्यूह का बात है तो मोदी जी कोई अभिमन्यु तो है नहीं कि वो उनको 8वां दरवाजा तोड़ने नहीं आता है। वो भी कुछ अपना नफा नुकसान कैलकुलेशन करके गए, और अब बीजेपी हमेशा हम लोगों को चौंकाती रहती है। मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि बीजेपी की रणनीति में उनको क्षेत्रीय दलों से कोई खास परेशानी नहीं है। वो इंतजार करने के लिए तैयार है कि जो क्षेत्रीय दल जो है वो धीमी मौत मरे, है ना। यहाँ तमिलनाडु में जो मामला है वो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कमजोर पड़ने के बाद से ही तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी उपस्थिति बहुत कमजोर हुई। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो सब जो है वो डीएमके या एआईडीएमके के पीछे रही है ना। और एआईडीएमके और डीएमके दोनों का ही का ये रुख रहा है। अब अतीत में वो कर चुके हैं कि केंद्र में जो पार्टी मजबूत रही है उसकी मदद से वो तमिलनाडु का अपना हित जो है उसका बैलेंस वो करते रहे। यहाँ इलेक्शन से पहले आप देखिएगा बीजेपी में भी बहुत सारे गुट हैं। अन्नामलाई जिस हिसाब से एग्रेसिव ढंग से बीजेपी को आगे बढ़ा रहे थे उस क्रम में वो बहुत हमलावर थे तमाम जो द्रविड़ियन पार्टियां हैं उसके ऊपर। और उसका नुकसान ये हुआ कि जो स्थानीय नेता थे, ठीक है ना, स्थानीय नेताओं में अन्नामलाई को लेकर के भारी विरोध रहा। और यही वजह रहा है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है वो तमाम प्रलोभनों के बावजूद बीजेपी के साथ खड़े होने में हिचक रही थी। पीएमके को इसका पिछले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। अब अगर मोदी जी ने इस सारे इसके बीच में अगर डिलिमिटेशन का जो कि संविधान संशोधन विधेयक है उसमें बिना अपेक्षित संख्या के अगर ये किया है तो कुछ ना कुछ उनका भी कैलकुलेशन होगा। क्या होगा भगवान जाने। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जो बैकलैश हुआ है, ठीक है ना, उस बैकलैश में डीएमके को बहुत फायदा होगा, है ना। और इसका नुकसान या इसकी पूरी मार जो है वो एआईडीएमके के ऊपर पड़ेगी। और एआईडीएमके जितना कमजोर होगा, जितनी जगह वो छोड़ेगी, वो कैडर किसके पास जाएगा ये अभी तय तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए एक अवसर जरूर पैदा होगा, ठीक है ना। और बहुत सारे जो छोटे यहाँ पर जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा है कि एआईडीएमके और डीएमके के बीच में जो है कौन जीतेगा ये इस बात पे तय होता रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा लोगों का अपनी गुट में शामिल करता रहा है, ठीक है ना। और वो चीजें तय करती रही है। यहाँ जो स्थानीय पार्टियों में आप देखिएगा कि पीएमके की हालत बहुत खराब है, इसलिए कि जो एक मजबूत जिनका एक नॉर्थ तमिलनाडु में उनका आधार रहा है वो जो पार्टी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है, उनका सिंबल भी सीज हो सकता है। विजय की पार्टी जो है टीवी के, वो अभी टेस्टेड नहीं है।
हालांकि जिस सक्रियता से वो लड़ रहे हैं चुनाव में, और जिस तरह से उनको अपनी खेमे में लाने की कोशिश की गई है, वो इस वजह से है कि एमजी रामचंद्रन ने जिस ढंग से पार्टी खड़ी की थी, और रातों रात उनके पूरे फैन क्लब जो हैं वो पार्टी कैडर में बदल गए थे, तो लोगों को लगता है कि क्या विजय ये चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक यंग क्राउड के बीच में काफी लोकप्रिय रहे हैं। लेकिन एमजीआर के बाद ये करिश्मा दूसरे लोग उस स्केल पे करने की क्षमता नहीं। थोड़ी चमक दिखी थी कि रजनीकांत शायद कर पाए, बीजेपी बहुत कोशिश की थी कि रजनीकांत, फिर रजनीकांत बैकआउट हो गए। कमला हसन ने अपनी पार्टी की, पर वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बहुत जो फायदा हुआ था, वो जो विजयकांत को, जिनको कर एमजीआर बोला जाता था, तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी तो ये मान के चल ही रही कि तमिलनाडु में उसको हाल फिलहाल कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो चाल इसके बावजूद जो उसने किया है, तो इससे मुझे लगता है कि इसका नुकसान जो है एआईडीएमके को झेलना पड़ेगा, और इसका फायदा हमको लगता है कि बीजेपी लंबे दौर में देखने की कोशिश कर रही है। बाकी जी चीजें आपने कही, उसमें मैं ये कह दूं कि अच्छा तो बहुत लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी झालमुड़ी वाले के पास में जाके 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदते हैं, पर ये दृश्य अगर चुनाव के बगैर हमको देखने को मिलता, तब हमको लगता कि हमारी लोकतंत्र जो है वो कुछ सही दिशा में जा रही है। और उसके साथ ही अखिलेश जी को भी ये दिल नहीं करता है कि उनके ऊपर हमला करें, लेकिन वो भी जो बाजे गाजे के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनको दे रहे हैं, वो भी ऐसा ही लगता है कि जैसे कि चुनावी मौसम में हर इवेंट को भुनाया जाए। एफएसआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही घटिया है। आप देखेंगे कि फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो सबसे ज्यादा, माने हाल के दिनों में वो डिपार्टमेंट भ्रष्ट दिखा है। आपको याद अगर होगा, नहीं, अभी तो कंपटीशन है, जहां भी जांच का जिसके पास है ना सर्टिफिकेट की ये जांच कर सकते हैं, वहां कंपटीशन है कौन कितना बड़ा लुटेरा। नहीं, ये मैं बता दूं, क्योंकि वो बहुत बहुत लाइमलाइट में नहीं रहता है वो डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और वहां आप देखेंगे कि एक एक इंस्पेक्टर के पास में 3-3 जिले, 4-4 जिले होंगे। और 2-3 घटनाएं जो आई, कमाल की आई। बिहार में एक सज्जन का महंगा मोबाइल नहर में गिर गया, पूरे नहर का पानी खाली करवाया गया। तो और वो सज्जन निकले फूड इंस्पेक्टर निकले, ठीक है ना। और आप देखिए कि जो नेस्ले कंपनी का जो मैगी को लेकर के जो जांच हुई, और फिर इतना जब्ती हुई, और फिर वो सारा वो स्टॉक रिलीज हुआ, और फिर उसको बीच में क्या क्या आया कि उसका जो है थर्मल पावर स्टेशन में यूज होगा। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि ये जो फूड वाला बिजनेस है, और ये जो एफएसआई डिपार्टमेंट है, ये ऐसी है जैसे एक जमाने में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है ना। अब उसकी भी हालत ये हो गई कि उसमें ऐसे ही लोगों की नियुक्ति की जाती है जो पैसा वसूल के सरकार को दे पाए। इंडिया जी। में सबसे सबसे पहला जो प्रचार शुरू हुआ, और जो पहला सोप ओपेरा आया, चित्रहार, ठीक है ना, वो चित्रहार लाया ही इसलिए गया ताकि मैगी ब्रांड को बाजार में एस्टेब्लिश किया जाए। कहा गया ये था कि ये जो परिवार नियोजन के प्रचार के लिए आएगा, पर 2 एपिसोड के बाद में वो बैक हो गया, और मैगी ने उसको पूरा स्पॉन्सर किया। और उसके टू बाद मिनट मैगी, 2 मिनट, मुझे याद है। हाँ उसमें वो हाँ खूब विज्ञापन आता था, एक छोटी सी बच्ची का विज्ञापन आता था। हाँ, तो उसके बाद आपको मैगी की कथा पूरी पता है ही। तो नहीं, मैं उसमें एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ। हम उस समय पटना में शायद थे या बॉम्बे आ गए थे, तो हमारी भतीजी जो थी बहुत छोटी थी, उसमें पटना में ही थे। तो हमारी हम्म, भतीजी जो है टीवी देख रही थी और वो चल रहा था वही विज्ञापन। तो हमने कहा कि अरे ये तो टीवी देखने में व्यस्त है, हम इसकी मम्मी को लेकर के चले जाते। हाँ तो रुक गई थोड़ी देर के बाद, जब खत्म हुआ हाँ विज्ञापन, बोला हाँ अंकल
ये विज्ञापन जो ये जो ऐड है ये है ना 2 मिनट मैगी, ये बहुत बढ़िया है। तो इसलिए उस समय बड़ा क्रेज था बच्चों में भी, ऐसे बच्चे घूम करके देखते रहते थे, और हम लोगों को भी लगता था कि अच्छा 2 मिनट मैगी जल्दी से डालो, पकाओ, खाओ और निकल लो। जी, बिल्कुल सही। मैं आता हूँ। तो हाँ, जी, कंप्लीट और कर वो लीजिए। आपने एक जो खबर जो कही तमिलनाडु के बारे में, वो ये शिवकाशी दिखाता वाले पटाखा है, वाले। शिव जी, काशी पटाखा वाले भी ये दिखाता है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस सुविधाजनक ढंग से रिस्पॉन्ड करती है। वो पटाखे फैक्ट्रियों में आग पहली बार नहीं लगी है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में नहीं है, क्योंकि वो आपको इलेक्टोरली बहुत सूट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। लो कॉस्ट पे जब आप करेंगे, सेफ्टी इश्यूज नहीं ध्यान में रखेंगे, तो ऐसी हादसे होते रहेंगे। मुझे एक जो अग्निकुल वाले ने जो सजेशन दिया था, कब लागू करेगी सरकार पता नहीं, वो ये कि भाई जो शिव काशी वाले जो इंडस्ट्री है उनको जिसको बोलते सॉलिड फ्यूल रॉकेट में इस्तेमाल करने की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। वो उस केमिकल का वैसा इस्तेमाल उस तरफ में उस पूरे इंडस्ट्री को ले जाना चाहिए, ताकि उसको शिफ्ट किया जा सके। बाकी तो सरकार जब तक कोशिश नहीं करेगी, अप स्केलिंग नहीं करेगी स्किल का, तब तक बहुत मुश्किल है।